नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। उन्होंने दौरे के दूसरे दिन जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद रवि किशन, विधायक सहित कई लोग शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। यह संरक्षण केंद्र पहला संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश का भी, भारत का भी और दुनिया का भी पहला जटायु संरक्षण केंद्र आपके कैंपियरगंज में प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी कैंपियरगंज और फरेंदा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, रामायण काल के वे प्रसंग हम सबके सामने आते हैं जब तुलसीदास जी कहते हैं कि गिद्धराज सुनी आरद बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच बस कपला गाई। आप देखिए, तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी है। और उन्होंने देखा कि राक्षस उनका अपहरण करके ऐसे ही ले जा रहा है जैसे कपिला गाय को कोई मलेच्छ जबरदस्ती उठा करके ले जा रहा हो। यानी एक कसाई गाय की हालत जो करता है, उस प्रकार की स्थिति देख करके उस समय ये जानते हुए कि मैं निहत्था हूं और ले जाने वाला जो डकैत है, जो चोर है, वो कोई और नहीं रावण है, तो रावण से गिद्धराज जटायु भिड़ गए थे और उसको पूरी तरह घायल भी करने का काम किया था। कहते हैं गिद्धराज जटायु की मित्रता महाराज दशरथ से थी और महाराज दशरथ के साथ अपनी मित्रता को और नारी गरिमा को बचाने के लिए उस समय रामायण काल के पहले बलिदानी के रूप में गिद्धराज ने जटायु के रूप में अपना बलिदान दिया। और इसीलिए आप अयोध्या जाते होंगे, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में आप जाएंगे तो मंदिर के ठीक सामने एक छोटी सी चोटी बनी है, उसमें विशाल काय एक प्रतिमा बनी है जटायु राज की, गिद्धराज जटायु की विशाल प्रतिमा भी वहां सामने बनी है, जो राम मंदिर की तरफ लगातार देख रहा है। बहनों और भाइयों, हरियाणा में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ लिखा, आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस सक्षम है। हमने कई बार कहा है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं, जीत की है। हरियाणा के विकास व सौहार्द की विरोधी भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचारी राजनीति से मुक्ति दिलाने की है। साथ ही हरियाणा के सच्चे विकास और जनता के कल्याण की है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा के विकास को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। हम मानते हैं कि हमारे या इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए यह समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते हैं। ऐसे लोगों की राजनीति को हराने के लिए ये क्षण अपने से ऊपर उठने का ऐतिहासिक अवसर है। हम हरियाणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग परित्याग के लिए तैयार हैं। इंडिया अलायंस की पुकार जनहित में हो बदलाव।
हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, 46 में 56 का हास्यास्पद और अपुष्ट दावा करने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रमुख पदों पर अपने ही लोग बैठाए हुए हैं। क्या वो अपनों से इतर औरों को इन पदों के लिए योग्य नहीं समझते हैं, या फिर सिर पर लटकी हुई दिल्ली की तलवार की वजह से किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते? भाजपा अंदरूनी अविश्वास का शिकार है। पदस्थापना कार्रवाई निर्णय और आदेश का आधार होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, जाति नहीं। इटावा में कवि सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शिरकत की। इस दौरान शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर वर्तमान राजनीति को लेकर तंज कसा और कहा कि घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। इस पर प्रदेश सरकार किसी भी तरीके का अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। इनफैक्ट कंट्रोल तो हो रहे हैं, हो नहीं रहा है। घटनाएं देखिए लगातार बढ़ रही हैं। आज भी सुन लिया होगा कई घटनाएं, कई घटनाएं महिलाओं के साथ जो रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, डकैतियां भी बढ़ रही हैं। इनफैक्ट कहीं रुक नहीं रहा है। जो घटनाएं रोक नहीं पा रहे, विकास कर नहीं पा रहे, महंगाई को रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी को दूर नहीं कर पा रहे, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे। हर साल समस्याएं बढ़ती चली जा रही। सीधे चलेंगे गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी, आपको सुनवाते हैं। प्रदीप शुक्ला जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री राम चौहान जी, प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री अजय चौहान जी, हमारे ब्लॉक प्रमुखगण, पूर्व प्रमुख श्री गजेंद्र प्रताप सिंह जी, आनंद शाही जी, रणविजय सिंह मुन्ना जी, ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, चेयरमैन पिपराइच नगर पंचायत श्री संजय मदेसिया जी, और आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित इस पूरे क्षेत्र से उपस्थित सभी यहां के नागरिक, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज हरियाली तीज के अवसर पर 635 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की सौगात पिपराइच विधानसभा क्षेत्र वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम लोगों ने इससे पहले कैंपियरगंज में एक जटायु संरक्षण केंद्र का भी लोकार्पण किया है। आप सब जानते हैं कि जटायु ये गिद्धराज प्रजाति का एक महत्वपूर्ण पक्षी है और गिद्धराज जटायु ने रामायण काल में सबसे पहले बलिदान दिया था, और वो बलिदान दिया था अपने मित्र महाराज दशरथ को मित्रता का और नारी गरिमा की रक्षा करते हुए। जब रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, उसने जब करुण पुकार माता सीता की सुनी, तो याद करिए एक पक्षी भी नारी गरिमा के लिए रावण से भिड़ गया था
और रावण को बुरी तरह घायल कर दिया था। बाद में वह रावण के हाथों भले ही जटायु बलिदान हुआ है। आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राम जन्मभूमि परिसर में बड़ी भव्य प्रतिमा गिद्धराज जटायु की लगी है। यह प्रकृति और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है। आज कैंपियरगंज में उसका लोकार्पण हुआ है और अभी मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में आने के पहले सोनबरसा के प्राथमिक विद्यालय जो CSR निधि से फर्टिलाइजर के सहयोग से हम लोगों ने बनाया है, आज उसका लोकार्पण किया है। कितना भव्य विद्यालय बना है प्राइमरी का। अब भी मैं कहूंगा कि सोनबरसा, बालापार और परमेश्वरपुर, जेतपुर, जहां से भी आप आए हैं, थोड़ा एक बार देखना विद्यालय कैसे बनना चाहिए। यह प्राथमिक विद्यालय का भवन जो अभी यहां बनाकर के तैयार किया गया है, उसका एक उदाहरण बन सकता है। पंचायत भवन का भी आज लोकार्पण किया गया है। पंचायत भवन ये ग्राम सचिवालय के रूप में है। जैसे प्रदेश का सचिवालय होता है, जनपद का मुख्यालय होता है, ऐसे ही ग्राम पंचायत का भी मुख्यालय होना चाहिए जो ग्राम सचिवालय के रूप में जाना जाए। गांव के लोग अपने आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, निर्माण या फिर अन्य प्रमाण पत्रों के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए क्यों इधर उधर भटकेगा? वह उसे गांव के ही सचिवालय में प्राप्त हो, ऑनलाइन प्राप्त हो। इसके लिए ग्राम सचिवालय की व्यवस्था सभी 57,000 से अधिक गांवों में, ग्राम पंचायतों में हमने प्रारंभ की है और सोनबरसा गांव को एक आदर्श सचिवालय भी आज यहां पे प्राप्त हुआ है। इसकी भी मैं बधाई देता हूं सोनबरसा गांव वालों को। साथ साथ आने वाले समय में सेक्टर से लेकर के और सररी और गांगी तक इस पूरे क्षेत्र में एक ही थाना आपका होगा। वह यहां पर सोनबरसा में हम बनाने जा रहे हैं। तो वह थाने बनेंगे तो यहां पे सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। आपका ये ओवरब्रिज बन गया, आप यहां पर रेलवे पटरी पर आपको जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। अगर आपको रेलवे ट्रेन पकड़नी है, स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, बस स्टेशन जाना है, आप कहीं भी महाराजगंज से, गांगी से, सरहरी से, जीतपुर से, परमेश्वरपुर से, बालापार से तुरंत निकले, आपको जाम में फंसने की चिंता नहीं होगी। फ्लाईओवर आपका बना हुआ है, आप 10 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। देखो कितना आसान हो गया जीवन। और साथ साथ हम लोग इस सेक्टर से लेकर के गांगी तक 4 लेन की सड़क दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए। नक्शा बदल करके हमने कहा सड़क चौड़ी होनी चाहिए लेकिन मकान किसी का नहीं टूटेगा और मुआवजा भी सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा, 4 गुना। देखो विकास ऐसे ही होता है, विकास का लाभ ऐसे ही मिलता है। और जब विकास होगा आप भी नए नए उद्योग लगा पाएंगे, आप भी उद्यमी बन पाएंगे। और मैं तो युवाओं से कहूंगा कि आपको अब तो हमने एक व्यवस्था और करने जा रहे हैं। जो युवा उद्यमी अपना उद्योग लगाएगा उस युवा उद्यमी को पहले चरण में 5 लाख तक और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का लोन, ब्याज मुक्त लोन हम उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। आप पूंजी लीजिए, मूल पूंजी ही बैंक वापस लेगा आपसे, आपसे कोई ब्याज उसके बदले नहीं लेगा। नहीं तो बैंकों का जो ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। अगर आपने 100 रुपया लिया है, एक वर्ष में 100 यानी 10 रुपये अगर ब्याज है तो अगले वर्ष वह पैसा 110 हो जाएगा, फिर 110 रुपये में ब्याज लगेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, ब्याज जो भी लगेगा वह सरकार चुकता करेगी। जनता जनार्दन को पैसे देने की आवश्यकता नहीं, मूलधन ही वह जमा करेगा।
आपको उद्योग लगाने में, अपना उद्यम स्थापित करने में, अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जो पैसा मुआवजे का मिलेगा, दूर दराज के क्षेत्र में खेत भी खरीदिए, कुछ काम धाम भी प्रारंभ करिए, तो मुझे लगता है कि इससे आपको काफी लाभ होगा। आपकी पीढ़ियां खुशहाल होंगी, आपके चेहरे पर खुशहाली होगी, आने वाली पीढ़ी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। और इसीलिए 635 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं आज यहां पे लोकार्पित की जा रही हैं। उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर होने जा हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की तूती बोलती है। आज भारत दुनिया के अंदर विकास का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत स्थापित हुआ है और अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश की भी तो भूमिका होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 2017 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब उत्तर प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था। और आज जब उत्तर प्रदेश में सरकार 7 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है, तो हम 7 से अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और अगले 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था पे ले जाने के लिए हमें कार्य करना है। आज इसका आह्वान करने के लिए भी मैं आपके पास आया हूं। आज हमारे पास पैसे की कमी नहीं, विकास के कार्य के लिए हम पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। और पिपराइच को तो कहना ही क्या, गोरखपुर में तो पहले से ही बंद फर्टिलाइजर कारखाना, कोई सोचता था कि कारखाना चलेगा? एकदम सोनबरसा के इस पार उस पार का है कारखाना। आज देखो, आज रात्रि को देखते होंगे क्या लाइट रहती है, क्या चमचमाता है सामने, और फर्टिलाइजर चल रहा है, उसका लाभ सोनबरसा बालापार को भी मिल रहा है। देखो ना, यहां पे कितना अच्छा विद्यालय और पंचायत भवन बन गया है। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की यह बड़ी खबर, ईडी ने एल्विश यादव से पूछताछ की है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ईडी ने 8 घंटे की पूछताछ में एल्विश यादव से कई सवाल किए हैं। सांपों की जहर की सप्लाई पर भी इस दौरान सवाल किए गए। रेव पार्टियों में जहर की सप्लाई का आरोप था। गाने में सांपों के इस्तेमाल पर भी एल्विश यादव ने चुप्पी साधे रखी। अब ईडी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करेगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, एल्विश यादव से ईडी ने लंबी पूछताछ की है, क्या कुछ अपडेट इस मामले में सामने आया है? देखिए एल्विश यादव जो है लगातार जो है रेप पार्टियों में जो है जहर की सप्लाई करता था, सांपों का जहर जो है निकालता था और इसकी सप्लाई करता था। और ये शहर जो है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां बंबई में दूसरी जगह होती थी तो उसमें काम आता था। तो इसको लेकर के लगातार इस पर शिकायतें मिल रही थी। अब इसके बाद ईडी ने एल्विश यादव को अपने गिरफ्त में लिया है, पूछताछ भी की है कि कैसे सांपों जहर निकालते थे, किस तरह सप्लाई करते थे, इसमें कौन कौन से लोग हैं जो है मिले हुए हैं उनके साथ में, और किन किन लोगों ने सांपों का सौदा उससे किया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जो है इनकी पूछताछ चल रही है ईडी में। और गायक भजनपुरिया जो है उनकी भी संपत्ति जब्त करेगी कि इनके ऊपर भी आया, उनकी पार्टी में सप्लाई की थी। तो ये गाने में भी सांपों का इस्तेमाल जो है जहर देता था, जो वहाँ गाने होते लोग बैठ के सुनते थे, तो उसमें भी लोगों को नशे की जो आदत पड़ गई थी। तो ये सब मुद्दों को लेकर के एल्विश यादव पूछताछ चल रही है। और इनके पूछताछ में भी माना जा रहा है कि इसके बड़े जो है कौन कौन और इनके साथ और लोग मिले हुए थे वो भी सामने आएंगे और उन पर भी कार्रवाई जो है ईडी करेगी। जी अमन। ईडी ने एल्विश यादव से करीब 8 घंटे की पूछताछ में कई सवाल किए। बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। सांपों की जहर की सप्लाई पर भी इस दौरान सवाल किए गए। रेव पार्टियों में जहर की सप्लाई करने का एल्विश यादव पर आरोप था। वहीं गानों में सांपों के इस्तेमाल पर भी एल्विश यादव ने चुप्पी साधे रखी। ईडी अब कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करेगी। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर।
गोरखपुर में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरा घायल, हथियार, बाइक समेत लूट का सामान बरामद। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का दौरा, विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। फर्रुखाबाद में एसपी ने रेलवे ट्रैक का लिया जायजा, ट्रैक के पास बैठे मिले 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। आजमगढ़ में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, जगह जगह जलभराव की शिकायत, नगर पालिका की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। लखनऊ में अवैध दग्गामार बस ने 3 लोगों को कुचला, एक युवक की हुई दर्दनाक मौत, 2 घायल, पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार। हाथरस में दाऊजी महाराज के मेले का आयोजन, डीएम ने मेला परिसर की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रायबरेली में रिश्वतखोरी का मामला, सिपाही का घूस मांगते ऑडियो हुआ वायरल, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। रायबरेली में पति से विवाद में पत्नी ने की आत्महत्या, मामूली बात को लेकर खाया जहर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बरेली में डेला पीर फल मंडी में लगी आग, लगभग 28 दुकानें जलकर हुई राख, करोड़ों का हुआ नुकसान। पीलीभीत में किराना दुकान के गोदाम में अचानक लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। गोंडा में गला रेत कर महिला को उतारा गया मौत के घाट, सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटे। फर्रुखाबाद में लकड़ी माफिया पर्यावरण को पहुंचा रहे नुकसान, वन विभाग और पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप। फर्रुखाबाद में मवेशी से टकराई बाइक, एक की मौत, एक घायल, सीएससी में कराया भर्ती। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। जय गणेश। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।